जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि पुराने वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी दो सीरीज चल रही है, एक मैथ की है और एक मेडाइवल हिस्ट्री की, अर्थात मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत मुगल वंश के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे और मुगल वंश के सबसे प्रतापी शासक अकबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि बोर्ड पर जितनी भी चीजें मैं लिख के देता हूं, इससे कहीं ज्यादा चीजें मैं फैक्ट के तौर पर आप लोगों को मौखिक तरीके से बताता हूं। तो अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इन सारी चीजों के बारे में जानते होंगे कि किस तरह से हम लोग वीडियोस को एक्सप्लेन करते हैं और किसी भी टॉपिक को किस तरह से हम लोग नेस्ते नाबूद कर देते हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं और किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे हम लोग अकबर के बारे में। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसका जन्म पहले देखेंगे तो सारी चीजें खुलेंगी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में बीरसाल के शासन क्षेत्र में हुआ था। बीरसाल नाम के एक शासक थे जो अमरकोट के शासक हुआ करते थे। उन्हीं के महल में हुमायूं की पत्नी, जिसका नाम था क्या, हमीदा बानो बेगम, इसने अकबर को जन्म दिया था। ठीक है, होता क्या है, आप कहेंगे कि सर हुमायूं का यह पुत्र था, तो बीरसाल के महल में इसका जन्म क्यों हुआ? अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, तो प्लीज आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें। होता क्या है कि जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसके मध्य और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के मध्य। तो 1526 में बाबर दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से खत्म करके दिल्ली में नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम पड़ता है मुगल वंश। उसके बाद कुछ वजहों से या फिर वह सही तरीके से शासन नहीं कर पाता है बाबर, 26 में शासक बनता है और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है बाबर की, तो उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है जो मुगल वंश की सत्ता को आगे बढ़ाता है। लेकिन हुमायूं के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय तक उसका पिता जो था बाबर शासन करता है तो साम्राज्य को सुदृढ़ भी नहीं कर पाया था, उसका विस्तार भी नहीं कर पाया था। तो इस वजह से हुमायूं अपने साम्राज्य के विस्तार में लग जाता है और बहुत सारे गलत कदम उठा लेता है। जैसे कि कई सारे किलों पर वह अधिकार करता है, लेकिन उनसे केवल संधि कर लेता है, उस पर अपनी सत्ता नहीं स्थापित करता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि वह चौसा के युद्ध में, कहां पर? चौसा के युद्ध में, जो कर्मनासा नदी के तट पर पड़ता है, गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच का क्षेत्र था, बिहार में पड़ता है, वहां पर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह से वह लड़ता है और शेर शाह उसे बुरी तरह से पराजित कर देता है। तो हुमायूं पूरी तरह से युद्ध को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो जीवन है 1455 ईस्वी तक भटकता ही रहता है, क्योंकि 1539 के बाद पूरी तरह से सूर्यवंश का शासन आ जाता है, मुगल वंश को दिल्ली से हटा दिया जाता है। जब 1555 ईस्वी में सूर्यवंश के अंतिम शासक से यह युद्ध करता है, उसके बाद फिर से हुमायूं सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन आप अगर देखें तो 1539 से लेकर 1555 ईस्वी तक हुमायूं भटक रहा है, अर्थात वह भारत में या फिर दिल्ली पर सत्ता काबिज नहीं कर पाता है। उसी बीच में 1542 ईस्वी में जब वह अमरकोट में था, तो अमरकोट में हुमायूं बीरसाल के महल में रहा करता था और वहीं पर इसने अपने भाई के गुरु की पुत्री के साथ हमीदा बानो से इसने शादी कर ली थी और इसे एक पुत्र हुआ जो आगे चल के अकबर बना। तो अकबर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। अकबर का राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कलानौर में। देखिए होता क्या है कि जब 1555 का टाइम पीरियड रहता है, 56 का,
जब हुमायूं की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। उस समय जो अकबर था वह सिर्फ 14 वर्ष का था और पंजाब के कलानौर में वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ एक सैनिक अभियान पर गया हुआ था। अचानक से उसे पता लगता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई, तो बैरम खां जो उसका संरक्षक था सिर्फ 14 वर्ष के बालक को शासक बना देता है, कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक कर देता है और वह डेट थी 14 फरवरी की और वर्ष कौन सा था, 1556 का। ठीक है, तो इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहता है और यह वजीर के पोस्ट पर रहता है। वजीर एक तरह से देखें तो बड़ा ओहदा था। ओहदा का मतलब क्या है, पद होता है। ठीक है, वरीयता होती है। अगर अकबर के बारे में सही तरीके से हमें कहीं से पता लगता है तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबर नामा से हमें पता चलता है। आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, आईने अकबरी, तो जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है इसी के 13वें अध्याय को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे अलग से। ठीक, उसके बाद बैरम खां 1556 में इसे शासक बनाता है। अकबर केवल 14 वर्ष का रहता है और बैरम खां इसका संरक्षक बनकर एक तरह से मुगल वंश की सत्ता को आगे बढ़ाता है। होता क्या है, देखिए, होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला युद्ध इसके परदादा बाबर ने इब्राहिम लोदी से लड़ा था। ठीक है, जब उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। होता क्या है कि जब कलानौर में इसका राज्याभिषेक किया जाता है बैरम खान के द्वारा पंजाब में, तो उस समय दिल्ली खाली हो जाती है। क्यों, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसी समय दिल्ली में एक सूबेदार रहता है जिसे दिल्ली की सत्ता दी गई थी कि अकबर के आने तक आप संभालिए। उसे आदिल शाह नाम का एक व्यक्ति था जो सूर्यवंश का ही एक अंतिम शासक था। आदिल शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। हेमू क्या करता है कि हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अकबर की गैर मौजूदगी में हुमायूं की भी मृत्यु है, अकबर पंजाब में है। तो यह खबर जब अकबर के पास पहुंचती है तो वह पंजाब से दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बैरम खान के साथ चल देता है और इधर से आदिल शाह का जो सेनापति था जिसका नाम हेमू था वह भी उससे युद्ध करने के लिए जाता है। तो पानीपत नामक जगह पर दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि हेमू की पराजय हो जाती है। हेमू कौन था, आदिल शाह का सेनापति था। हेमू की पराजय हो जाती है। अकबर की तरफ से सेनापति बैरम खान था और हेमू अपनी तरफ से स्वयं था। होता क्या है कि हेमू हाथी पर बैठ के युद्ध कर रहा था और उसके आंख में अचानक से तीर लग जाती है। वह व्याकुल होकर गिर पड़ता है। बैरम खान आके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तो इस तरह से चाहे धोखे से कहें या फिर गलती से हेमू की मृत्यु हो जाती है और पानीपत के प्रथम युद्ध में अकबर को विजयी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हेमू से संबंधित कुछ फैक्ट देखें जो यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र हिंदू शासक था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम लोग देखें तो कौन आता है, दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है जिसमें तुर्क लोग रहते हैं, अफगान लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद मुगल वंश आ जाता है तो मुगल वंश ही मुस्लिम थे, लेकिन हेमू एक हिंदू था। भले वह सूर्यवंश के शासक आदिल शाह का सेनापति था लेकिन वह हिंदू था। तो प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली पर किस एकमात्र हिंदू शासक ने शासन किया, तो वह हेमू था। ठीक है, मेंस के लिए याद रखिएगा। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कुल 14वां शासक था। इसके पहले 13 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि पहले से ही धारण कर ली थी। तो इस तरह से हेमू की पराजय होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में और अकबर यहां पर विजयी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बैरम खान की मृत्यु होती है। बैरम खान से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, हम लोग समझेंगे। देखिए क्या था कि अकबर केवल 14 साल में शासक बना। 1556 में 4 साल बाद अर्थात 1560 ईस्वी में जब वह 18 वर्ष का हो जाता है तो उसकी एक धाय माँ थी जिसका नाम था माहम अनगा। माहम अनगा क्या करती है कि अकबर को भड़काती है बैरम खान के खिलाफ।
क्यों? क्योंकि देखिए उसके जो सरदार थे ना, सरदार भी इसके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि जो सरदार थे, माहम अनगा थी, ये सब मुस्लिमों में दो संप्रदाय हुआ करते थे। उसमें कौन कौन से? शिया और सुन्नी। तो बैरम खान जो था वह शिया संप्रदाय से बिलोंग करता था और यह जो माहम अनगा और सरदार थे यह सुन्नी से बिलोंग करते थे। तो इस वजह से भी उसका इन लोगों ने विरोध किया और अकबर को उसके बारे में भड़काना उन्होंने शुरू कर दिया कि वह अपने संप्रदाय का भी मुसलमान नहीं है, आगे चलकर वह सत्ता काबिज कर सकता है। लेकिन अकबर पूरी तरह से बैरम खान पर क्या करता था? भरोसा करता था, क्योंकि उसी ने उसे राजगद्दी दी थी और प्यार से वह उन्हें बाबा खान बाबा कहा करता था। किसे? बैरम खान को, अकबर। लेकिन होता है जब उसकी धायमा माहम अनगा ने उसे भड़काना शुरू किया तो वह बैरम खान के विरुद्ध हो जाता है। कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा लगता है कि जब मैं कोई निर्णय लेता हूं तो बैरम खान उस निर्णय को पलट देते हैं। तो वह क्या करता है? बैरम खान से कहता है कि खान बाबा आप मक्का चले जाइए हज करने। तो पहले तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन कई तरहों से उसने मनाया उन्हें और जब वह मक्का जाने लगते हैं तो वहीं आगे चलकर एक युद्ध होता है जो अकबर की सेना लड़ती है। अकबर नहीं जाता। कई जगहों पर आप लोगों को मिलेगा कि जो खेतड़ी करके तिलवाड़ा करके एक जगह थी, तिलवाड़ा में युद्ध होता है बैरम खान के मध्य में और मुगलिया सेना के मध्य में। ठीक है, तो वहां पर बैरम खान पराजित हो जाता है। उसके बाद फिर अकबर कहता है कि आप मक्का चले जाइए। बैरम खान मक्का जा रहा होता है, तभी गुजरात के पाटन में मुबारक खान नामक व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से यहाँ कहानी थी कि अकबर को इसके खिलाफ में, किसके? बैरम खान के खिलाफ में भड़काने का जो सबसे बड़ा श्रेय था सरदारों का था और उसकी धाय माँ अर्थात माहम अनगा का था। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बैरम खान की मृत्यु 1560 में होती है। कैसे? माहम अनगा और सरदारों ने इसका विरोध किया और अकबर को भड़काया। अकबर ने मक्का जाने का आदेश दे दिया। किसे? बैरम खान को। और आगे चल के तिलवाड़ा का युद्ध होता है बैरम खान के मध्य में और मुगलिया सेना के मध्य में, जिसमें बैरम खान पराजित होता है। फिर अकबर कहता है कि आप मक्का जाइए। वह मक्का जा रहा होता है तो गुजरात के क्षेत्र में पाटन पड़ता है, वहीं पर मुबारक खान नामक व्यक्ति बैरम खान की हत्या कर देता है। ठीक, फिर क्या होता है? जो बैरम खान की विधवा थी सलीमा बेगम, अकबर उससे विवाह कर लेता है। सलीमा बेगम कौन थी सर? तो सलीमा बेगम हुमायूं की भतीजी थी। ठीक है, सलीमा बेगम हुमायूं की भतीजी थी, अर्थात अकबर जो था एक तरह से देखें तो अकबर की चचेरी बहन थी वह, जिसकी शादी बैरम खान के साथ हुई थी। लेकिन जब वह विधवा हो जाती है तो उसका दायित्व संभालने के लिए कि वह पगलाए न, बिछड़ ना जाए, कुछ ऐसा ना हो कि वो भी कुछ गलत कर ले, इस वजह से अकबर सलीमा बेगम जो बैरम खान की पत्नी थी उससे शादी कर लेता है और इसका एक पुत्र था अब्दुल रहीम। इससे शिक्षा देता है अकबर। मतलब वो तो अकबर तो खुद अनपढ़ था, वह शिक्षा क्या देगा, लेकिन शिक्षा दिलाने का श्रेय इसे जाता है, पढ़ाता लिखाता है सही से। आगे चलकर इसी अब्दुल रहीम को, जो बैरम खान का पुत्र था अकबर, अब्दुल रहीम खान-ए खाना की उपाधि देता है। किसकी? खान-ए खाना की उपाधि देता है और अपने 9 रत्नों में इन्हें शामिल कर लेता है। ठीक, उसके बाद जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो जो पूरी सत्ता है या फिर अकबर का जो शासन है पूरी तरह से अकबर ही एक तरह से माहम अनगा के क्या है अंडर में आ जाता है, क्योंकि वह उसकी धाय माँ हुआ करती है। उसी समय आता है मुगल काल का पेटीकोट शासन या फिर हम लोग देखें तो पर्दा या फिर पेटीकोट शासन आता है, जो 1560 से 1564 ईस्वी तक चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, ध्यान से देखिएगा। इस समय माहम अनगा और माहम अनगा का पुत्र अधम खां और माहम अनगा की ही पुत्री जीजा अनगा, इन तीनों ने अपना सत्ता संभालने की कोशिश की। अकबर को सत्ता से दूर करने की इन्होंने कोशिश किया। इसी को कहा जाता है पेटीकोट का शासन या फिर हरम का शासन। हरम क्या है सर? तो हरम वह है जहां मुगलिया सल्तनत की महिलाएं रहा करती थी, उसे हरम बोला जाता था। ठीक है, तो होता क्या है कि 1561 ईस्वी में अदम खान मालवा में जाता है, अटैक करता है और उसे जीत कर वहां लूटपाट करता है। अदम खान है कौन? तो माहम अनगा का पुत्र है। तो जब वहां से यह लूटपाट करता है तो प्राप्त हुए धन को अकबर को नहीं देना चाहता है, कम ही मात्रा में देता है। जब अकबर कहता है कि तुम धन इतना क्यों रख लिए, हमें क्यों नहीं दिए, शासन में देना चाहिए, तो उसने क्या किया कि अकबर को मारने की साजिश रची। लेकिन जैसे ही अकबर को पता लगता है 1562 ईस्वी में वह
महाम अनगा के पुत्र अधम खान को मृत्यु दंड देता है। कब? 1562 ईस्वी में। और जैसे ही अधम खान को मृत्यु दंड देता है, इसके शोक को न सहने की वजह से महाम अनगा की भी 1562 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से 1562 में महाम अनगा की मृत्यु हो गई, अधम खान की मृत्यु हो गई। तो धीरे धीरे करके 1564 अर्थात 2 वर्षों तक और पर्दा प्रथा या फिर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन चलता है और 1564 ईस्वी में अकबर पेटीकोट शासन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद यह साम्राज्य विस्तार में लग जाता है। कौन? अकबर। ध्यान से देखिएगा, इसके जो अभियान है उसे समझने का प्रयास करिएगा। ये तो 1561 में ही यह हो गया था। मालवा पर जो किसने किया था? अधम खान ने। इसने बाज बहादुर को पराजित करके उसकी राजधानी सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। किसने? अधम खान ने। तभी तो इसने इतनी धन संपदा वहां से लूटी थी। 1561 में चुनार का अभियान करता है, जिसके अभियानकर्ता या फिर सेनापति थे आसफ खान। अकबर के बहुत ही भरोसेमंद सेनापति हुआ करते थे आसफ खान। ठीक। फिर 1562 में यहाँ गोंडवाना पर अटैक करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पर इसकी मुलाकात दुर्गावती से होगी। दुर्गावती का एक पुत्र था, रानी दुर्गावती का, वीर नारायण। वीर नारायण एक 3 वर्ष का पुत्र था रानी दुर्गावती का। उसे यह गद्दी पर बिठाकर स्वयं सत्ता संभाल रही थी रानी दुर्गावती। लेकिन जब अकबर अटैक करता है, किसके नेतृत्व में? तो आसफ खान भी यहाँ का ही। आसफ खान चुनार के बाद गोंडवाना का भी सेनापति बनता है और दुर्गावती को वह पराजित करता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गावती अपने एक सैनिक से कहती है कि तुम मुझे गोली मार दो और मुझे मौत के घाट उतार दो या फिर तलवार मार दो मेरे ऊपर और मैं मर जाऊं। क्या करता है वह जो सेना रहती है या फिर जो सैनिक रहता है वह मना कर देता है। तो कहते हैं कि दुर्गावती ने खुद ही अपने पेट में तलवार घुसा लिया और खुद को क्या किया? पूरी तरह से खत्म कर दिया। मतलब कि मुगल सेना के अंडर में हम ना आए। जैसे चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक। उसी तरह से इन्होंने खुद को क्या किया? तलवार से मौत के घाट उतार लिया। ठीक। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना वाला याद रखेंगे, 1562 का है। फिर यह राजपूतों पर विजय का अभियान चलाता है। देखिए जो टाइम पीरियड है ना, उस समय अगर मुगलों को कोई टक्कर दे सकता है तो वह केवल राजपूत थे। तो यह राजपूतों पर अधिकार करना चाहता था। इसने 3 नीतियां अपनाई। पहली कि लोग अपने आप सरेंडर कर दें, अर्थात स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर लें। और जो दूसरा अभियान था, यह वैवाहिक संबंध बना रहा था, राजपूतों की कन्याओं से विवाह करके उन पर अपना अधिकार करता था। और तीसरा था कि अटैक करके उस पर अधिकार करना। तो 3 तरह से प्रयास करके इसने राजपूतों को बुरी तरह से पराजित किया या फिर अपनी नीतियों के तहत उन्हें अपने नीचे रखा। होता क्या है? 1562 में यह आमेर या फिर जयपुर पर अटैक करता है। तो वहां के राजा भारमल थे, जिनका नाम बिहारी मल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे बाद में जोधाबाई कहा गया, उसका विवाह अकबर के साथ यह कर देते हैं। तो अकबर पहले तो यह स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किए, लेकिन आगे चल के अकबर इनकी पुत्री से विवाह करके एक तरह से वैवाहिक संबंध भी बना लेता है। ठीक है। उसके बाद भारमल के पुत्र थे भगवान दास और पोता था मान सिंह। ये नाम याद रखिएगा। ये दोनों अकबर की सेवा में जाते हैं तो अकबर इन्हें अच्छा मनसब प्रदान करता है। मनसब का मतलब वही पद या फिर ओहदा। ठीक है। मनसब प्रदान करता है, इन्हें सेनापति भी बनाता है मान सिंह को। ठीक। बिहारी मल, जिनका नाम भारमल है, इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आगे बढ़ते हैं। 1576 में होता है हल्दी घाटी का भयानक युद्ध। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर जो अपने आप को धार्मिक और सहिष्णु बताता था, इसकी सहिष्णुता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्यों? क्योंकि जब यह चित्तौड़ पर अटैक करता है, क्या होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध चित्तौड़ या फिर मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ होता है और इसका सेनापति कौन बनता है? तो मान सिंह बनता है, जो महाराणा प्रताप पर अटैक करता है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध से हट जाते हैं, कोल और भीलों की सेना लेकर वहां लड़ते हैं तो यहाँ पराजित हो जाते हैं कई दिनों में। उसके बाद इसने कई हिंदुओं का सर कलम कर दिया था। किसने? अकबर ने। तो जो इसके ऊपर सहिष्णुता और महान बताया जाता है, मुझे नहीं लगता कि अकबर के नाम के आगे महान लगाना जरूरी है। वह भी एक विदेशी शासक था और विदेशी ही बन के रहा। अभी जो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी। जैसे इसने जजिया कर को खत्म किया और धार्मिक यात्रा पर लगने वाले कर को खत्म किया। कुछ काम इसने हिंदुओं के लिए भी किया, धर्मनिरपेक्ष बताया अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी एक इस्लाम का ही पुजारी था और यह भी एक क्या था?
बाहरी आक्रांता ही बन के रहा। देखिए, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ या फिर चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां नामक सेनापति थे और अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां। अब देखिए, महाराणा प्रताप की तरफ से मुस्लिम सेनापति और अकबर की तरफ से हिंदू सेनापति। अब ये देखिए आप कि इसकी कूटनीति कैसी थी। इसने विवाह करके हरखाबाई से मान सिंह को और भगवान दास को अपने अंदर बुला लिया या फिर अपने अंडर में रख लिया। ठीक, फिर क्या होता है कि यह इस पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। आगे चलकर महाराणा प्रताप इसे आजाद करवाते हैं और 1597 ईस्वी में अमर सिंह कहाँ के, चित्तौड़ के शासक बनते हैं। और यह चित्तौड़ या फिर मेवाड़ जहांगीर के टाइम पीरियड तक स्वतंत्र ही रहता है। फिर आगे चल के, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सूबे थे जो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिए थे, जैसे मेड़ता, कालिंजर, मारवाड़, रणथंभौर और कई थे। ठीक, तो इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1572 में यह गुजरात का अभियान करता है, जिसमें अकबर स्वयं जाता है, गुजरात विजय करता है और गुजरात विजय करने के बाद ही यह फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। इसके द्वारा किए गए निर्माण, कला, संस्कृति अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गुजरात पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन 1573 में गुजरात में विद्रोह हो जाता है, क्योंकि यहाँ जब दिल्ली आ जाता है तो गुजरात से दिल्ली का जो फासला है दूर पड़ता है, तो गुजरात के लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर यहाँ जाके 1573 में उस विद्रोह को दबाता है। 1574 और 76 में यह बिहार और बंगाल को अपने अधीन करता है। उसके बाद सैनिक अभियान के द्वारा काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बलूचिस्तान इत्यादि राज्यों पर अधिकार करता है। ये जो आप लोगों ने देखा, मेड़ता, कालिंजर, मारवाड़, रणथंभौर, इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, लेकिन काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, ये जो प्रांत थे, ये लड़े अकबर से और पराजित होकर उसके अंडर में गए। मतलब इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि अकबर का दक्षिण अभियान क्या था। दक्षिण भारत पर भी इसने विजय प्राप्त की थी, जैसे खानदेश पर और दौलताबाद पर। खानदेश और दौलताबाद ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब अहमदनगर में यहाँ गया तो वहाँ की शासिका थी चांद बीबी और इसे लोहे की टक्कर देती हैं, बाद में पराजित होती हैं, लेकिन यह चांद बीबी से युद्ध करता है। प्रश्न बनता है तो अहमदनगर में करता है। ठीक, फिर 1601 ईस्वी में यह असीरगढ़ पर अटैक करता है और यह अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। 1601 का असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि अकबर पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर चुका था, लेकिन असीरगढ़ सबसे अमीर किला हुआ करता था। कहते हैं कि असीरगढ़ किले की जो चाबियां थी वो भी सोने की बनाई गई थी। ठीक, तो असीरगढ़ किला क्या था, संपत्ति से पूरी तरह से भरपूर था। इस वजह से अकबर ने 1601 में इस पर अभियान चलाया और जीत लिया। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह पुत्र से नाखुश था, नाराज था, क्योंकि जो इसका पुत्र जहांगीर है, सलीम नाम था पहले उसका, क्या होता है कि वह विद्रोह करने लग जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यह चिंतित रहने लगा और इसकी कहते हैं कि पेचिश से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पेचिश से अकबर की मृत्यु हुई थी। आप लोग सोचिए कि उस समय के वैद्य कैसे थे, आज टेक्नोलॉजी कितना आगे निकल गई। भारत के सबसे बड़े सम्राट की मृत्यु पेचिश से हो गई थी। सोचने वाली बात है, कई किताबों में ये चीज़ लिखी है। ठीक, फिर इसे दफनाया गया कहाँ पर, आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफना दिया गया। तो इस तरह से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से रिलेटेड जितने भी उसके अभियान थे, प्रारंभिक संघर्ष कैसा था, उसका इतिहास क्या था, हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो में अकबर का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य, सारी चीजें कवर करेंगे। नवरत्नों के बारे में भी देखेंगे, इसके द्वारा लागू किए गए रूल और रेगुलेशंस को भी समझेंगे। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देख लिया तो एक बार लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।